पिस्सू शायद आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा तेज होता है। ये एक स्पेस शटल से भी ज्यादा रफ्तार पकड़ सकता है। कूदने वाला पिस्सू 1 मिलीसेकंड में 3 इंच की शानदार ऊंचाई तक पहुंच सकता है, जो कि काफी हैरान करने वाली बात है। रफ्तार वो शब्द है जो एक समय में एक तय ऑब्जेक्ट की स्पीड में होने वाले बदलाव के लिए इस्तेमाल होता है। आप इसे जी में नापते हैं। धरती की सतह पर ग्रेविटी 1 जी की रफ्तार पैदा करती है। स्पेस स्टेशन लगभग 5 जी की रफ्तार से आगे बढ़ता है, लेकिन जब पिस्सू छलांग लगाता है तो वो 100 जी की रफ्तार पकड़ लेता है। ये अंतर काफी ज्यादा है क्योंकि उसके शरीर में एक खास तरह का खिंचाव वाला रबड़ जैसा प्रोटीन होता है। ये इस कीड़े को एनर्जी जमा करने और जरूरत पड़ने पर उसे रिलीज करने की सुविधा देता है। क्या आपको वो पीले प्लास्टिक के बम्स याद हैं, जिन्हें आपने ट्रेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म के किनारे के साथ साथ देखा होगा? हम उन्हें ऑफिशियली TGSI कहते हैं, जिसका मतलब है टेक्टाइल ग्राउंड सरफेस इंडिकेटर्स। बेशक वे काफी बड़े ना दिखते हों, लेकिन उन्हें लगाने में काफी सारे लोगों की टीम लगती है। पहले उन्हें प्लेटफॉर्म की पुरानी पीली लाइन को निकालना होता है। उसके बाद वे उस जगह पर एक टेम्परेरी स्टील का बोल्ट लगाते हैं। इससे वर्कर्स को पता चलता है कि उन्हें कहां पर छेद ड्रिल करने हैं। उन्हें एक खास तरह के ड्रिलिंग रिंग की जरूरत होती है जो उचित अंतर के साथ छेद बना सके। एक बार जब वे सभी छेद तैयार कर लेते हैं तो जमीन पर अजीब सा दिखने वाला ग्रिड बन जाता है। इसके बाद वर्कर्स एक एक करके प्लास्टिक के डिम्पल उसमें ठोसना शुरू करते हैं। ये बम्स प्लेटफॉर्म के किनारे के खत्म होने की चेतावनी का हिस्सा होते हैं। उनका मकसद नेत्रहीन लोगों को चेतावनी देना होता है और उन्हें ये जानकारी मिल जाती है कि वे ट्रेन प्लेटफॉर्म के किनारे के काफी नजदीक पहुंच गए हैं। बिजली कड़कती है तो उसमें काफी ज्यादा तापमान होता है, लगभग 27,760 डिग्री सेल्सियस तक, जो सूर्य की सतह से 5 गुना ज्यादा गर्म होता है। आमतौर पर बिजली दुनिया भर में हर दिन 80 लाख बार चमकती है, जो हर सेकंड लगभग 93 बार कड़कने के बराबर है। आम धारणा के बावजूद ये संभव है कि बिजली एक ही जगह पर 2 बार स्ट्राइक करे। ये उन चीजों पर अपना निशाना साधती है जो अलग थलग, ऊंची और नोकदार हों। उदाहरण के लिए एम्पायर स्टेट बिल्डिंग हर साल करीब 100 बार आसमानी बिजली की मार झेलती है। क्या आप उन लोगों में शामिल हैं जो सिट्रस की स्मेल को साफ सफाई से जोड़कर देखते हैं? वो इसलिए क्योंकि पहले के समय में लोग अक्सर घर की चीजों की सफाई में नींबू का इस्तेमाल करते थे। उसके रस में सिट्रिक एसिड होता है जो लाइम स्केल छोड़ता है और तांबे के पैन जैसी चीजों की चमक वापस लाने में मदद करता है। इसीलिए लोग नींबू के छिलकों में से तेल निकालकर उसे लकड़ी की पॉलिश में इस्तेमाल करते हैं। बाजार में कमर्शियल डिटर्जेंट और क्रीम क्लीनर्स के होने के बावजूद लोग अब भी बेहतर सुगंध के लिए नींबू के तेल का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। बोइंग अपनी उड़ान में वाईफाई में सुधार लाने पर काम करते समय आलू का इस्तेमाल करते हैं। जब नया वाईफाई सिस्टम टेस्ट हो रहा था तो उस वक्त लोगों को कई दिन तक बैठाया नहीं जा सकता था, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो उड़ान पर पैसेंजर्स की कंडीशन की नकल कर सके। तो फिर आलू क्यों ना लिए जाएं? ये एक परफेक्ट चॉइस है क्योंकि उनके अंदर मौजूद पानी और केमिस्ट्री की वजह से ये सब्जी ठीक उसी तरह से रेडियो वेव सिग्नल्स को एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट करती है जैसा हमारा शरीर। आप लिली पैड को काफी नाजुक चीज की तरह से देखते हैं जो पत्तियों की तरह पानी की सतह पर शांति से तैरता है। ये मानना मुश्किल है कि ये पत्ता 32 किलोग्राम वजन उठा सकता है। ये एक बड़े कुत्ते के वजन के बराबर हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लिली पैड इस वजन को उठा ले तो आपको इसे पत्ते की सतह पर बराबर तरीके से बांटना होगा। उदाहरण के लिए लिली पैड के ऊपर प्लाईवुड की शीट रखना। एक अकेला टीरेक्स भी डरावना लगता है कि नहीं? अब पूरी धरती पर अलग अलग जगहों पर घूमते 2.5 अरब डरावने डायनो किंग्स की कल्पना करें। वैज्ञानिक मानते हैं कि कुल मिलाकर इतने डायनो हमारे प्लेनेट पर शायद घूमते थे, लेकिन वे सभी एक ही समय पर मौजूद नहीं थे। लाखों सालों में इन डायनासोर की 1,27,000 से ज्यादा पीढ़ियां मौजूद रहीं। अभी भी डरावना लग रहा है? चंद्रमा हमसे काफी दूर है। मंगल, शनि और जुपिटर उससे भी कहीं ज्यादा दूर है। सोलर सिस्टम काफी बड़ा है। हमारी अपनी आकाश गंगा गैलेक्सी उससे कहीं ज्यादा विशाल है। बेशक वैज्ञानिक हर समय नए स्पेस ऑब्जेक्ट्स की तलाश करते रहते हैं, फिर भी ये मत भूलिए कि कई ऐसी दूसरी गैलेक्सी भी हैं जिन्हें शायद हम कभी खोज ना पाएं। केवल 5% यूनिवर्स ही दिखाई देता है।
दिखाई देने वाले हिस्से में प्लैनेट्स, चंद्रमा, स्टार्स, गैलेक्सी और दूसरी स्पेस बॉडीज शामिल हैं। हम इसका बाकी हिस्सा नहीं देख सकते और ना ही इसका कोई अंदाजा है कि ये कैसा दिखता है। यूनिवर्स के एक बड़े हिस्से में डार्क एनर्जी है। डार्क मैटर 25% है, लेकिन ये वो चीज है जिसे लोग पहचान नहीं सकते। डार्क मैटर ऑर्डिनरी मैटर से इंटरैक्ट नहीं करता, ये दिखाई नहीं देता और ये लाइट या किसी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी नहीं छोड़ता। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि ये मौजूद है क्योंकि गैलेक्सियों और गैलेक्सी क्लस्टर्स में कुछ असामान्य ग्रेविटी का अनुभव होता है। उदाहरण के लिए फिजिक्स के नियम के मुताबिक एक स्पाइरल घूमने वाली गैलेक्सी के किनारे पर मौजूद स्टार्स उसका चक्कर उन स्टार्स के मुकाबले काफी धीमी गति से लगाते हैं जो गैलेक्टिक सेंटर के करीब होते हैं। गैलेक्सी का सेंटर वो जगह है जहां बड़ी मात्रा में दिखाई देने वाला मैटर मौजूद रहता है, लेकिन स्टार्स गैलेक्टिक डिस्क में उसकी लोकेशन की परवाह किए बिना लगभग समान गति से ट्रैवल करते हैं। साथ ही ये केवल तभी समझ में आता है जब आप ये मान लें कि गैलेक्सी के किनारे पर स्टार्स किसी अनदेखे मास के ग्रेविटेशनल मास के प्रभाव में है। ये मास गैलेक्सी को घेरे हुए हेलो में छुपा हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि इंसान जहर पैदा कर सकते हैं? खैर, स्पष्ट है कि इस वक्त तो नहीं, लेकिन तकनीकी रूप से इंसान ऐसा कर सकते हैं। सभी रेंगने वाले और स्तनधारी जीव ऐसा करने में सक्षम हैं। हम ज्यादातर सांप, मकड़ी या स्लो लॉरिस जैसे जीवों में इस तरह की क्षमता देखते हैं। लॉरिस प्राइमेट्स की इकलौती प्रजाति है जिसे हम जानते हैं। बायोलॉजिस्ट ने जहर और सलाइवा के बीच साझा जेनेटिक इतिहास खोज निकाला है, जिसका मतलब है कि जहरीले रेंगने वाले जीवों और स्तनधारियों में काफी पहले के समान पूर्वज हैं। सलाइवा ग्लैंड्स खाली बोल की तरह होते हैं, जबकि जहर में ग्लैंड्स वैसे ही जहर से भरे बोल होते हैं। हम किसी खास मैकेनिज्म या जीन्स को भूल नहीं रहे। हम में वो स्पेशल प्रोटीन्स नहीं हैं जो हमारे ये बोल भरने में मदद करें। इसका मतलब है कि सलाइवरी ग्लैंड जिस किसी के पास है वो संभव है जहरीला हो सकता है, चूहों से लेकर इंसानों तक। हम सभी बारिश की सुगंध का मजा लेते हैं। इसकी भी एक वजह है। इस गंध का खास नाम है पेट्रिचोर, यानी सौंधी खुशबू। पानी की अपनी कोई खास गंध नहीं होती, लेकिन जब बारिश होती है तो हवा में एक खुशनुमा अरोमा फैल जाता है। ये मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया द्वारा तैयार किए जाने वाले मॉलिक्यूल्स जियोस्मिन की वजह से होता है। तो फिर आप बाहर देखते हैं कि बारिश हो रही है। उस पल छोटे एयर पॉकेट बन रहे हैं, उनमें इन मॉलिक्यूल्स की छोटी मात्रा मौजूद है। बारिश पहले इन एयर पॉकेट्स को फंसाती है और फिर रिलीज करती है। ऐसा करने से ये हवा में इन मॉलिक्यूल्स को भेजती है। इसके बाद वे आसपास की जगहों में ट्रैवल करते हैं और बारिश की जानी पहचानी सुगंध फैलाते हैं। वैसे बारिश हमेशा पानी की बूंद नहीं होती। असल में मछली, मेंढक या किसी अजीब चीज की बारिश भी हो सकती है जिसकी आप आसमान से गिरने की कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे मामले काफी दुर्लभ होते हैं, लेकिन वे होते हैं, खासकर ताकतवर तूफानों के दौरान। चक्रवात की हवा इतनी ताकतवर होती है कि चीजों और जानवरों को हवा में ऊंचाई तक खींच ले और आखिर में उन सबको नीचे तो आना ही है। 2010 में ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे शहर में आसमान में सैकड़ों मछलियों के गिरने की खबरें आई थीं। कुछ ऐसे भी प्लैनेट हैं जहां नियमित रूप से बारिश नहीं होती। शुक्र के साथ कुछ दूसरे प्लैनेट्स और चंद्रमाओं पर मीथेन और सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। हमसे 5000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक प्लैनेट है जहां लोहे से बनी बारिश की बूंदें गिरती हैं। यूरेनस, शनि और नेपच्यून की गहराई में शायद हीरों की बारिश होती है। इसे साबित करना मुश्किल है क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी प्लैनेट्स की स्टडी करना काफी मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इन प्लैनेट्स पर बेतहाशा प्रेशर यानी कार्बन के एटम्स को क्रिस्टलाइज करके उन्हें हीरो में तब्दील कर देता है। माना जाए तो शनि पर हर साल शायद 22 लाख पाउंड हीरे बनते हैं। नॉर्वे में एक छोटा शहर है जो आर्कटिक सर्कल के उत्तर में स्थित है। वहां पर सूर्य 18 मई से 26 जुलाई तक बिल्कुल भी अस्त नहीं होता। इसीलिए वहां पर रहने वाले लोग टाइम के पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म करना चाहते हैं। इस पीरियड में बाहर हमेशा रोशनी होती है और लोग उसी हिसाब से काम करते हैं। अगर आप वहां होते हैं और रात में रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो आपको लोग फुटबॉल खेलते, लॉन में घास काटते, घरों को रंगते या तैराकी के लिए जाते दिखाई देंगे। लोग हमारे प्लैनेट पर मौजूद पानी की बस छोटी सी मात्रा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सच है कि 71% धरती पर पानी है, लेकिन हम पानी का केवल 0.3% ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी का पानी आइस कैप्स, ग्लेशियर्स, ओशन, मिट्टी या प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में तैर रहा है।
जिसका मतलब है कि वो हमारी पहुंच से बाहर है।